हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेट डिस्कशन कर रहे हैं दरोगा का, ईडी अनुसंधान का है जो सेट नंबर 6 है। चलिए सेट नंबर 6 हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? वह चालक जिसका प्रतिरोध कम होता है, तो जिसका प्रतिरोध कम होगा वो क्या होगा? अच्छा चालक होगा, अधिक अच्छा चालक होगा। तो ये हो गया, मतलब क्वेश्चन कह रहा है वह चालक जिसका प्रतिरोध कम हो तो कैसा चालक होगा? अधिक अच्छा चालक होगा। मतलब आप ओम का नियम पढ़े होंगे, V बराबर क्या होता है? आई आर। तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा। तो प्रतिरोध के उल्टा क्या है? धारा हो जाएगा। तो मतलब जिसका प्रतिरोध कम है तो धारा अच्छा होगा, मतलब वो चालक अच्छा होगा। बुरा चालक कौन होगा? जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसमें करंट पास ही नहीं होगा। डी नंबर में धारा का नियंत्रण होता है। तो धारा का नियंत्रण क्या होता है? तो प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है धारा का नियंत्रण। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदी में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है कौन सा है? चंबल है। तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? कि जो अपने ढाल के अनुसरण मार्ग का, मतलब ढाल का अनुसरण नहीं करता है, खंडर बनाता है या दूसरे रास्ते से गुजरता है, उसी को बोलते हैं। तो भारत में चंबल और सोन, इसका 2 एग्जाम्पल है अध्यारोपित नदी का। ऑप्शन नंबर 1 में अलकनंदा है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से निकलता है और ये गंगा में मिल जाता है। तो गंगा में दाएं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, अलकनंदा। नहीं, ये अलकनंदा निकलती है समतोषी हिमनद से, और भागीरथी में अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों मिलकर देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करता है। फिर कोसी कहिएगा तो कोसी निकलता है कहाँ? नेपाल के गोसाई थान से निकलता है, और ये गंगा में कहाँ आकर मिलता है? कटिहार के कुर्सेला में आकर मिलता है। गोदावरी नदी ये त्रियंबकेश्वर से निकलता है, और ये आकर कहाँ? आंध्र प्रदेश से अपना डेल्टा बनाता है। 1465 इसका क्या है? लंबाई है। अब ये 3 नंबर, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया में कौन शामिल नहीं है? तो आर्थिक क्रिया में इसमें कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 है, कानून इसमें शामिल नहीं है। बाकी उत्पादन है, वितरण है, राजस्व है, उपभोग है, विनिमय में, ये सब क्या होता है? आर्थिक क्रिया के तहत आता है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? मानवीय आवश्यकता से जो संबंधित है। तो मानवीय आवश्यकता से संबंधित इसमें कानून नहीं है। 4 नंबर में, बिहार का पहला हॉकी टॉप ग्राउंड बिहार के किस जिले में बनाया गया? तो हॉकी का ग्राउंड बना हुआ है राजगीर में। क्रिकेट का भी स्टेडियम बन रहा है राजगीर में। विश्व शांति स्तूप भी है आपको राजगीर में। अब आइए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कभी पानी नहीं पीता है बल्कि अपनी त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेढक होगा। मेढक देखिए त्वचीय श्वसन भी करता है, गलफड़ा से भी श्वसन करता है। जब ये पानी में रहेगा तो गलफड़ा से श्वसन करेगा, और बाहर आ जाएगा तो ये त्वचीय श्वसन भी करता है। बाकी ये कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब किस में आता है? रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है, जो आपको फेफड़ों से लेगा। मछली 2 चेम्बर वाला होता है, जलीय प्राणी होता है। अब निम्नलिखित में से मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित कौन नहीं है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित इसमें लॉर्ड हार्डिंग नहीं है, क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 10 से 16 था, 1910 से 16 था। इसके समय में 23 दिसंबर 1911 को लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, जिसमें आमिक चंद, दीनानाथ, भाई बाल मुकुंद, बसंत कुमार, अवध बिहारी, ये सब थे इसमें दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, और इसी में रास बिहारी बोस थे। तो इसके बाद कहाँ चले गए? जापान चले गए। तो ये नहीं होंगे। अब कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ कब था? 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। जो हत्या करना था किसका? किंग्सफोर्ड की हत्या करनी थी, लेकिन गलती से कैनेडी की गाड़ी पे बम गिर गया और उसकी पत्नी और बेटी मर गई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। कब? 11 अगस्त 1908 को। फिर आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय का स्रोत है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का कौन है? जिससे जीवाश्म ईंधन इसमें हो गया। ऑप्शन सी दिया है जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक तेल, ये सब आता है इसमें।
बाकी लकड़ी हो गया, सूर्य हो गया, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और ये 8 नंबर, भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है, तो शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, पंजाब और तमिलनाडु दिया हुआ है, जिसमें 65 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होता है। शरदकालीन मानसून कब आता है, ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा। इसको लौटता हुआ मानसून भी आप कह सकते हैं, या उत्तरी पूर्वी मानसून कह सकते हैं। तो इससे बारिश सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो ये आपको पंजाब और तमिलनाडु में होगा। सबसे ज्यादा बारिश क्या होगा, तो तमिलनाडु के कोरमंडल तट से होगा, जो बंगाल के खाड़ी से मानसून जल उठाएगा और आगे कोरमंडल तट पे बारिश कराएगा। सबसे ज्यादा भारत में बारिश पूछेगा तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जो सबसे पहले केरल में आता है, केरल के बाद ऊपर नमी उठते जाएगा, और इधर बंगाल के खाड़ी में भी आता है। बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून पर अरब शाखा मानसून, दो भाग में बढ़ता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। जो बंगाल की खाड़ी शाखा मानसून है, ऊपर आकर के पश्चिम बंगाल में बारिश कराएगा, और तब उसके बाद बिहार में बारिश कराता है। तो बिहार में भी कहेगा सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, लेकिन वो बंगाल के खाड़ी शाखा मानसून से होगा। जब ये ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर उधर से लौट के आता है कब, अक्टूबर नवंबर में आता है। उसी को कहते हैं शीतकालीन वर्षा कहिए, या उत्तरी पूर्वी वर्षा कहिए, या लौटता हुआ मानसून कहिए। तो इससे बारिश होता है पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब में दोनों मानसून से बारिश हो जाता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से। एक होता है पश्चिमी विक्षोभ से लौट के आता है, पश्चिमी विक्षोभ जो कहाँ से आएगा, भूमध्य सागरीय से अपना जल ग्रहण करके और आकर बारिश कराता है। तो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश कहाँ होगा, तो उत्तर पश्चिम भारत साइड में होगा, भारत में। हाँ, अब आइए आगे। तो ये मैथ है, वृत्त के परिधि दिया हुआ है, तो परिधि 2 पाई आर करिए बराबर 220, अब तो आर निकल जाएगा। अब आइए, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अंत्योदय अन्न योजना का या अन्नपूर्णा अन्न योजना 2000 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 2002 है, तो 2002 में इसको क्या किया गया, तो 2002 में मतलब इसको प्रचलन में लाया गया, इसको उपलब्ध कराया गया, जिसमें आपको 35 केजी मिलेगा, 2 रुपए केजी गेहूं दिया जाएगा और 3 रुपए केजी चावल का उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये आया था कब, 2000 में आया था अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये लागू कब हुआ था, तो 2002 से उपलब्ध कराया गया था आपको। फिर योजना का बात करिएगा, पहला जवाहर योजना है, ये कब आया था, 89 में आया था। जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना पूछे तो 89 में आया हुआ था। बाकी आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना कह दे तो वो 93 में आया था। एक अंत्योदय अन्न योजना, ये हो गया आपका 2000 शहरी आया था, 97 में कहेगा तो शहरी, और 98 में आपको ग्रामीण आया था। अब ये केंद्रीय बजट 24-25 में सर्वाधिक विदेशी सहायता का विकास का आवंटन किस देश को किया गया है, तो भूटान को किया गया है। भूटान की सहायता राशि दी गई है 2068 करोड़। तो कह देगा सर्वाधिक विदेशी सहायता किसको दिया गया है, भूटान को दिया गया है। अगर कहेगा विदेशी सर्वाधिक आयात किससे होता है, तो चीन से आयात होता है। ठीक, अब सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार कहेगा कौन है भारत का, तो भारत का सबसे ज्यादा व्यापारिक भागीदार चीन ही बन गया। लेकिन आयात सबसे ज्यादा अमेरिका को करता है, निर्यात चीन से करता है। लेकिन एफडीआई कहेगा सबसे ज्यादा कौन देश का है, तो एफडीआई सिंगापुर का हो जाएगा। हाँ, अब 11 आइए, अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, तो अफगानिस्तान के संसद का क्या नाम है, शोरा है। ये ऑप्शन नंबर ए में कांग्रेस है, तो कांग्रेस किसका है, यूएसए का है। फिर डायट है, डायट किसका है, जापान का है। डी नंबर में मजलिस, मजलिस किसका है, ईरान का है। ताइवान का क्या हो जाएगा, युवान हो जाएगा। मलेशिया का दीवान नगारा हो जाएगा, ये सब। हाँ, आयरलैंड का हो जाएगा डेल आयरन हो जाएगा। अब ये केंद्रीय बजट 24-25 हो गया, सर्वाधिक सहायता आवंटन राशि भूटान को मिला है। अब ये निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में के अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में प्रतिनिर्देश किया गया है किसको, तो निर्देश दिया गया आर्टिकल 351 को कि हिंदी भाषा का विकास करे। आर्टिकल कितने में, 351 में। पहला ऑप्शन में आर्टिकल 348, तो 348 में क्या है, एसी एसटी का भाषा है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का भाषा है आपको 348। 350 के कम में क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा दिया जाए, विकास करे।
350 का ख क्या है, भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार से संबंधित है। बाकी 343 का है तो संघ की राजभाषा क्या होगा, हिंदी होगा। 344 राजभाषा आयोग का गठन करे। 345 में क्या है, तो विधानमंडल की भाषा दी गई है। ऐसे आप संसद का भाषा कहिएगा तो 120 में है और विधानमंडल का भाषा 210 में है। अब संगठित क्षेत्र का गुणक होता है, किसका गुणक होता है, संगठित क्षेत्र का गुणक क्या है, संगठित क्षेत्र का गुणक क्या है, तो कार्य अवधि को नियमित करना, रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलना, सुरक्षा कार्य की परियोजना की सुविधा, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। और ये मर्डेका किस देश का समाचार पत्र का नाम है, मर्डेका, तो मर्डेका किसका है, इंडोनेशिया का है। ऑप्शन नंबर ए में है यूएसए, तो यूएसए का क्या है, यूएसए का समाचार एपी एसोसिएटेड प्रेस हो जाएगा। और डबल एपी किसका, ऑस्ट्रेलिया का है। भारत का कहेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू हो जाएगा, यूनिवार्ता हो जाएगा, ये सब हो जाएगा समाचार पत्र। फिर आपको यूके का क्या है, द टाइम्स हो जाएगा, डेली मिरर हो जाएगा, गार्जियन हो जाएगा, डेली न्यूज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। डेली न्यूज न्यूयॉर्क का है, डेली मेल कहेगा तब लंदन का है। हाँ, अब आइए द आइलैंड किसका है, कोलंबो का है, आइलैंड कोलंबो का है। अल हरम काहिरा का है। ईस्टर्न सन कह देगा तो सिंगापुर का है। पीपुल्स डेली चाइना का है, चाइना का, वहीं बीजिंग का। अब आइए नीचे, यार ए दानिश निम्न में किसकी फारसी अनुवाद है, यार ए दानिश, तो यार ए दानिश पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है। कौन किया था, मौलाना हुसैन ने किया था, यार ए दानिश के नाम से। फिर अनवर ए शहादत के नाम से कौन किया था, अबुल फजल किए थे, अनवर ए शहादत के नाम से अबुल फजल। महाभारत है और रामायण है, महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, जिसमें आपको महाभारत का क्या नाम रखा, रजनमा राम नाम रखा था। यह सब अकबर के समय हुआ था। अकबर अनुवाद विभाग का स्थापना किया था कब, 75 में। अब आइए नीचे, पक्षी तथा स्तनधारी दोनों ही निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक समान है, पशु तथा स्तनधारी दोनों में कौन सा समान है, तो देखिए, वर्णकर्तित त्वचा, त्वचा दोनों का अलग अलग रहता है। कुछ रूपांतरणों सहित पाचन नाल, पाचन नाल दोनों अलग अलग होता है। स्तनधारी का पूर्ण विकसित होता है, पक्षी का उतना विकसित नहीं होता। सहजीविता का भेबुपोरिटी कहेगा तो बच्चा देना होता है, मतलब स्तनधारी बच्चा देगा लेकिन वो क्या करेगा, अंडा देगा पक्षी, ये नहीं होगा। लेकिन नियत तापी कहेगा वर्ल्ड ब्लडेड, तो वर्ल्ड ब्लडेड का उदाहरण है, पक्षी भी है और मनुष्य भी है। तो कोल्ड ब्लडेड का उदाहरण कह देगा तो आपको सरीसृप हो जाएगा। अब आइए 18 नंबर, हम मिलान कीजिए, शिव समुद्रम कौन से नदी पे है, कावेरी नदी पे है, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पे, जायकावाड़ी, गोदावरी नदी पे, टिहरी कहेगा तो भागीरथी नदी पे, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे। अब आइए 19 नंबर, 19 नंबर कह रहा है 2025 में T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ होगा, भारत में होगा। T20 एशिया कप, T20 एशिया कप का आयोजन भारत में होगा। अभी हाल ही में 2024 में हुआ है T20 वर्ल्ड कप, कहाँ हुआ है, दक्षिण अमेरिका में हुआ है, जिसमें भारत जीता है, बारबाडोस में फाइनल खेला गया था। अब आइए 21 नंबर, हाँ यूएसए दक्षिण अमेरिका में हुआ है, यूएसए वेस्ट इंडीज में हुआ। अब आइए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों की जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन का उपबंध किया गया है, तो छठी अनुसूची में आपको अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा मिलता है। आपको छठी अनुसूची में पढ़िएगा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा का। बाकी अनुसूचित ऐसे क्षेत्र कहेगा तो आपको 5वीं अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पहला अनुसूची कहेगा तो राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में क्या है, शपथ ग्रहण है। तीसरा अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है। छठी में कहेगा तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा के बारे में बात किया गया है। फिर आपको 7वीं में कहेगा तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का चर्चा है। 8वीं में कहेगा तो भाषा की चर्चा है, 8 वो पहले था
9वीं जोड़ा गया। 9वीं में क्या है, भूमि संरक्षण सुधार है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 को जोड़ा गया था, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। फिर कहेगा 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल है, उसको कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। फिर कहेगा 11वां में पंचायती राज जोड़ा गया, जो कब 73वां संविधान संशोधन 1993। और फिर 12वां में कहेगा तो आपको नगर पालिका है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। पंचायती राज में आपको के 29 गो विषय है, नगर पालिका में 18 गो विषय है। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। हाँ, पूरब की ओर देखो। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गांव से हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में रेनी गांव से हुआ था, जो 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था चिपको आंदोलन। इसी के तर्ज पर एक अपीको आंदोलन हुआ था, जो पश्चिमी घाट में हुआ था, वो भी पेड़ों को बचाओ को लेकर हुआ था, अपीको आंदोलन। हाँ, अपीको आंदोलन। ईस्टर किस धर्म का है त्योहार, ईस्टर कहेगा तो ईस्टर किसका है, ईसाई का त्योहार है। हिंदू का तो बहुत सारा त्योहार है। सिख का कौन सा त्योहार है, तो गुरु नानक जयंती मनाता है। फिर डी नंबर में है बौद्ध, बौद्ध का त्योहार बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध का त्योहार है। आगे देखिए 24 नंबर, किसी भी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर अचर रहती है, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर कब रहेगा, यदि आप कार्य करने वाले बल संरक्षित रखेंगे तब। मतलब आप कोई भी चीज का संरक्षित बल रखेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो उसमें कौन सा आता है, गुरुत्वाकर्षण बल आता है, संरक्षित में चुंबकीय बल आता है, जो संपर्क में न रहता है। और उसके बाद असंरक्षित बल कहेगा तो ये संपर्क में आता है, जैसे घर्षण बल हो गया, श्यान बल हो गया, ये सब किसका उदाहरण है, असंरक्षित बल का उदाहरण है। तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन संरक्षित बल का उदाहरण है कि वो क्या रहता है, अचर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे आपको गुरुत्वाकर्षण कहेंगे तो हर जगह समान ही रहेगा। बड़ा जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अब आइए आगे 26 नंबर, सरकार की वह प्रक्रिया जिसमें वह अपनी पुरानी मुद्रा को हटाकर नई मुद्रा चलन में लाती है, तो उसको कौन सा क्या कहा जाता है, विमुद्रीकरण। मतलब अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आ गया है या मार्केट में ज्यादा काला बाजारी हो रहा है, तो सरकार काला बाजारी को रोकने के लिए क्या करता है, मुद्रा को बदलता है। तो उसी को कहते हैं कि विमुद्रीकरण, अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलना, तो विमुद्रीकरण होगा। तो विमुद्रीकरण अभी तक 3 बार हुआ है, 1946, 1978, 2016। 1946 में 10,000 के नोट बदले गए थे और 1,000 का। 78 में भी 10,000 1,000 का बदला गया था, लेकिन 2016 में 1,000 और 500 के नोट बदले गए थे। 10,000 इसलिए कि आरबीआई सबसे अधिकतम नोट 10,000 तक छाप सकती है। सेकंड में है, एक है मुद्रा का अवमूल्यन। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है, जैसे व्यापार प्रतिकूल होता है, मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए दूसरे देश की पैसा के अपेक्षा अपना पैसा का वैल्यू हम घटाते हैं, मतलब उसको गिराते हैं, उसी को बोलते हैं अवमूल्यन। तो अवमूल्यन भी अभी तक 3 बार हो चुका है, 1949, 66 और 1991। सर्वाधिक अवमूल्यन की दर कहेगा तो 1966 में रहा था। अब मुद्रास्फीति का मतलब क्या हुआ कि मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाना मुद्रास्फीति होता है, जिसमें मुद्रा के वैल्यू घट जाता है। अब आइए स्पेक्ट्रम के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है, तो स्पेक्ट्रम के संबंध में देखिए ऑप्शन नंबर ये, जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका विचलन उतना ही अधिक होगा। गलत बात है। जब आप स्पेक्ट्रम को लीजिएगा तो पूरे रंग को देखिएगा तो VIBGYOR, तो ऊपर से नीचे आएगा तो तरंग और चाल बढ़ेगा, क्रांति कोण भी बढ़ेगा, बाकी सब आपका घटेगा। तो एक कह रहा है तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा विचलन कोण उतना ही अधिक होगा, विचलन कोण उतना ही कम होगा, क्योंकि बैगनी का विचलन ज्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अब बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसके कारण इसका विचलन काफी कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बात सही है, लेकिन इसके कारण उसका विचलन सबसे कम होता है। सबसे अधिक होगा गलत है, क्योंकि विचलन उसका सबसे कम होता है, इसलिए लाल प्रकाश सबसे दूर तक जाता है। तो उपरोक्त कथन इसका असत्य है, सब गलत है। अब आइए आइडियल पुस्तक के लेखक कौन है, 28 नंबर आइडियल पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है। आइडियल पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर है।
ऑप्शन नंबर ए में विश्वनाथ की पुस्तक क्या है? साहित्य दर्पण है। यशपाल की पुस्तक झूठा सच यशपाल की पुस्तक है। ये जेवीआर मोरा की पुस्तक है द रेडी साड़ी। द रेडी साड़ी किसका है? जेवीआर मोरा का। अब आइए 29 नंबर, स्वतंत्र भारत में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? जो आपको विश्व चैंपियन पदक जीते हुए थे तो उदय चंद्र थे। उदय चंद्र जीते हुए थे। 1961 में इनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर है जो भारतीय है, जो अभी हाल ही में यूएस से खेल रहा है। हाँ, उन्मुक्त चंद भारतीय क्रिकेटर जो यूएसए से खेल रहा है। अब ये भारत का सबसे पहले निर्धनता रेखा की अवधारणा किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जिसमें 20 रुपया बताए हुए थे। उसके बाद कहेगा, और उसके बाद कौन दिया हुआ था? तो नील डांडेकर और रथ फार्मूला आया था कब? 1971 में, जो शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला करके कितना 2250 कैलोरी बताया हुआ था। उसके बाद वाईके अलग समिति का गठन हुआ कब? 1979 में हुआ था, जो शहरी के लिए बताए हुए थे कितना? 2100 कैलोरी और ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी। ये मतलब उपभोग व्यय के आधार पे पहली बार दोनों को अलग अलग बताए। फिर आया लकड़वाला समिति, कब आया था? 89 में आया था। ये भी इसी से संबंधित है, गरीबी से। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में आया। 9 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इनको देखना था कि वास्तव में गरीबी हो रहा है कि नहीं। फिर रंगराजन समिति 2014 में आया। ये तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के ही आधार पर बना कर दिए थे। अब आइए आगे, पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेंगिंग, पेंगिंग किस? मूंगफली में होता है। तो मूंगफली में होता है पेंगिंग। इसमें क्या होता है? इसके परागन के बाद इसका फूल का जो अवशोषण होता है वो झड़ जाता है और जमीन में नीचे जाता है, फिर वो मूंगफली का निर्माण, मूंगफली का उत्पादन करता है। इसलिए ये पेनिंग उसका क्या है? कि लाभकारी प्रक्रिया है, जो परागन के बाद उसका फल का अवशेष गिरता है और जड़ फिर नीचे अपना जमना स्टार्ट कर देता है। अब ये आर्थिक आधार 32 नंबर में आइए, आर्थिक आधारित संरचना विकास का मुख्य रूप किससे सम्मिलित किया गया है? तो आर्थिक आधारित संरचना विकास में मुख्य है तो ऊर्जा है, परिवहन है, संचार है। इसमें आपको सब हो जाएगा। अब आइए 33 नंबर, किस आईआईटी ने क्राउड आई उपकरण विकसित किया है, जो तीर्थ यात्रियों की संख्या या तीर्थ स्थलों की क्षमता को अधिक होने के लिए चेतावनी भेज सकता है? तो आईआईटी रुड़की जो है ये क्राउड आई उपकरण विकसित किया है, तो ये आईआईटी रुड़की हो जाएगा। आईआईटी कानपुर कृत्रिम हृदय विकसित किया था पहले। आईआईटी मद्रास घुटनों के लेकर के ये भी विकसित किया हुआ था। अभी टॉप पे कौन चल रहा है? आईआईटी मद्रास से चल रहा है रैंकिंग में। लेकिन सबसे पहले स्थापना कौन आईआईटी का हुआ था? आईआईटी खड़गपुर का हुआ था 1950 में। अब आइए जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो कोरापुट उड़ीसा में होगा। 23 से 25 जून के बीच होगा। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन, पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहेगा तो ये 1910 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी दोनों मिलकर किए हुए थे। अब आइए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध भारत में चुनाव सुधार से नहीं है? तो कौन सा समिति का सुधार चुनाव संबंध से नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी में है राजमन्नार समिति। तो राजमन्नार समिति का संबंध चुनाव सुधार से नहीं है। इनका संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है, जो 1969 में इनका गठन हुआ था। अब आइए पहला ऑप्शन तारकुंडे समिति, ये कब हुआ था? 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा तारकुंडे समिति का गठन हुआ था। ये भी चुनाव सुधार से है। दिनेश गोस्वामी समिति, ये बीपी सिंह के नेतृत्व में 1990 में हुआ था दिनेश गोस्वामी समिति का गठन। फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, जो चुनावी खर्च के लिए गठन किया गया था। और ये कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? कौन सा पादप? तो नीला कुरेंजी पादप जो है 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में है, जो पर्यटन को ये बढ़ावा देता है। रिफ्लेक्सिया क्या है? तो सबसे छोटा फूल है कि बड़ा फूल? अबुल्फिया सबसे छोटा। विक्टोरिया एक पत्ता, सबसे बड़ा पत्ता कहेगा तो विक्टोरिया कुकराइजा करके कुछ होता। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या स्थापित किया गया था?
तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784, जिसमें कंपनी के कार्य को दो भागों में बांटा गया था, एक व्यापारिक कार्य और एक राजनीतिक कार्य। तो व्यापारिक कार्य को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता था और राजनीतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को देखना था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर डायरेक्ट ब्रिटेन के संसद के नियंत्रण होते थे, मतलब वहां रानी का नियंत्रण पे कौन काम करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसका राजनीतिक कार्य था। इसमें 6 गो सदस्य था, तो 6 गो सदस्यों को कौन चुनेगा? ब्रिटिश क्राउन चुनेगा। और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहेगा तो 24 सदस्य था। व्यापारिक कार्य उसका चुनाव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो गवर्निंग काउंसिल था उसमें 4 सदस्य घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया था। फिर जब आएगा 1833 का एक्ट, जिसमें चौथा सदस्य के रूप में विधि सदस्य को लॉर्ड मैकाले को शामिल किया जाएगा। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। इससे पहले कहिएगा तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को सुधार करने के लिए आया था। उसमें क्या बोला था? जो बंगाल का जो अधिकार है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के भी अधिकार को उसके अधीन लाया गया था। बाकी पहला एक्ट तो 1773 में आया था। इसमें क्या करना था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवानी देना था। उसके बाद पहले सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया 74 में, ये सब किया गया था। अब आइए आगे 39 नंबर आइए, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ फॉलिंग टू ऑब्जर्व लॉ। ये क्या है? ब्रीच हो जाएगा, इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अब ये किसके अनुसार तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है? तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन ये आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया हुआ था। कब दिए थे मोसले? 1913 में मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी आया हुआ था, जिसमें गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने सजाया था। इनमें कहेगा तो 7 गो आवर्त था और 18 गो वर्ग था। वही मेंडलीव कहिएगा तो मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए हुए थे, जिसमें से 7 गो इसमें क्या था? आवर्त था और 9 गो वर्ग था। तो कुल तत्व इनमें क्या था? 63 गो तत्व थे। न्यूलैंड का अष्टक नियम था, इसमें के 56 गो तत्व था कुल, लेकिन कैल्शियम तक लागू होता था न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये भी द्रव्यमान पे सजाए हुए थे, लेकिन इनका पहला तत्व का गुण 8वें तत्व से ये मिलता था। लेकिन अक्रिय गैस का खोज हो गया तो इनके नियम को परित्याग कर दिया गया। फिर डोबेराइनर सी में तो डोबेराइनर त्रिक नियम दिए थे, 2 बगल वाले तत्व का औसत बीच वाले तत्व से बराबर होगा। ये डोबेराइनर का त्रिक नियम था। इसमें क्या क्या था? लिथियम, हाँ इनका तत्व था लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, स्टांसियम और बेरियम, ये सब था। अब आइए आगे 41 नंबर, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त कौन करवाया था? तो बख्तियार खिलजी करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। इन्हीं के आदेश पर वो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का बात करिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 इसका कार्यकाल रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का प्रथम ये गुलाम रहता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक। 6 से 10 रहता है। इसका राजधानी कहाँ रहता है? लाहौर रहता है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद कह दे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कह दे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम हातिम द्वितीय, कुरान खां सबके नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, जो 8 माह के लिए अयोग शासक था। 8 माह के लिए आराम शाह, लेकिन आराम शाह को हराकर फिर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठ गया, जो 1211 से 1236। तो दिल्ली वंश का मतलब वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश ही हो जाएगा। इल्तुतमिश के बाद रुबक्तुद्दीन फिरोज बना, उसको हटाकर फिर रजिया सुल्तान बन गई। वैसा चलता रहा। फिर सी में दिया बलवन। बलवन कब बना था? 1266 में बना था। नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलवन का ही शासक 1266 में बना था। औरंगजेब ये मुगल वंश का शासक था, सबसे क्रूर शासक था औरंगजेब। जो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1656 से लेकर 1707 तक था। डेयरी शोध, राष्ट्रीय डेयरी शोध कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी शोध कहेगा तो करनाल हरियाणा में अवस्थित है। लेकिन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहेगा तो आनंद गुजरात में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो अमूल के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना श्वेत क्रांति के समय हुआ था 1970 में। निम्नलिखित में से कौन सा धातु
दृश्य प्रकाश द्वारा दोहरी आवृत्ति को दर्शाता है। तो दृश्य प्रकाश द्वारा दोहरी आवृत्ति को कौन दर्शाएगा? पोटेशियम दर्शाता है, लिथियम दर्शाता है, सोडियम दर्शाता है, सीजियम दर्शाता है, रुबिडियम दर्शाता है। सब दृश्य प्रकाश को दर्शाता है। बैलेंस का एक बाद आ गया कैडमियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। ये केवल क्या होता है? कम तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरित करता है, जो दृश्य के बराबर नहीं होता। अब आइए 44 नंबर। क्रिसिल के अनुसार 2024-25 में बिहार का विकास दर कितना रहा है? 10.98% रहा है क्रिसिल के अनुसार। अब आइए सूची 1 को सूची 1 में मिलाइए। 45 नंबर। उर्वरक, ये सब राजस्थान का दिया। उर्वरक का कारखाना कहाँ है? श्री गंगानगर उर्वरक का कारखाना। ऐसे उर्वरक का पहला कारखाना कहेगा तो रानीपेट में लगाया गया था। कब? 1906 में रानीपेट। फिर आइए कांच। कांच का कहाँ दिया हुआ है? जयपुर। लेकिन कांच के लिए फेमस कहाँ? फिरोजाबाद। फिर सीमेंट। सीमेंट का है? उदयपुर। लेकिन सीमेंट का पहला कारखाना कहेगा तो मद्रास में कब खोला गया था? 1904 में। लेकिन सबसे पहले लंदन में बनाया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। कृत्रिम रेशम, तो ये कोटा दिया हुआ। अब आइए 46 नंबर। और शास्त्र में सर्वप्रथम व्यष्टि या समष्टि शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो रेगनर फिश ने किया हुआ था। कब? 1933 में किए हुए थे रेगनर फिश व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि का मतलब क्या होता है कि किसी एकल, किसी व्यक्ति को कीजिएगा, किसी कंपनी के कीजिएगा, जो भी गणना कीजिएगा उसका आर्थिक का, तो आपको व्यष्टि में आ जाएगा। समष्टि में क्या होगा? सब का आएगा, पूरे संघ का हो जाएगा। किसी देश का जीडीपी ज्ञात करना हो, ये सब ज्ञात करना हो, WPI ज्ञात करना हो, तो ये सब समष्टि में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर में एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का पुस्तक क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में प्रकाशित हुआ था। ये पूंजीवादी का जनक थे, पूंजीवादी को सपोर्ट किए थे। फिर पूंजीवादी हो गया। मिश्रित कहेगा तो जॉन मेनार्ड किन्स। इनका जब जनरल थ्योरी कब प्रकाशित हुआ था? 1931 में हुआ था जनरल थ्योरी। फिर कहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, जॉन मेनार्ड किन्स हो गया। एक समाजवादी पुस्तक, तो समाजवादी का जनक कौन थे? जो रूस में है, अरे बोल्शेविक क्रांति लाए हुए थे। नहीं, ये चलिए याद नहीं आ रहा। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स, इसका दास कैपिटल, दास कार्ल मार्क्स थे, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट है। हाँ, दास कैपिटल। अब आइए निम्नलिखित में से किस तिथि को जम्मू कश्मीर का राज्य विलय संविधान लागू किया गया था? कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 को जब विलय पत्र हुआ, तो विलय पत्र में 3 गो रियासत हस्ताक्षर नहीं किया। पहला जूनागढ़, हैदराबाद और ये जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई करके मिलाया गया, और जम्मू कश्मीर बचा तो उसको विलय पत्र के जरिए मिलाया गया था। जो वहां का राजा कौन थे? हरि सिंह थे। वहाँ तो कुछ संविधान में था, यहाँ पर राष्ट्रपति बोलते हैं लोग, भारत में राज्य होता है और राष्ट्रपति बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं राज्यपाल। राज्यपाल शासन लगे, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। यहाँ बोलते 356 आर्टिकल का, तो वहाँ लगाएंगे जब राष्ट्रपति को वहाँ पूछेगा राज्यपाल शासन, आर्टिकल 92 में खूब लगाते हैं। आर्टिकल 92। अब ये कौन रंध्र को खुलने या बंद होने के क्रम को विनियमित करता है? तो नियमित कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करता है। तो रंध्र को खुलने या बंद होने का क्रम को भी नियमित क्लोरोप्लास्ट करता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। ये गॉड सेल क्या करता है? तो गॉड सेल खुलता है जब सन रे आएगा तो गॉड सेल खुलेगा, तब स्टोमाटा भाग इसका खुलता है और प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये गुरुमुखी लिपि की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा किया गया था? गुरुमुखी लिपि का शुरुआत तो गुरु अंगद ने किए थे। गुरुमुखी लिपि का शुरुआत तो गुरुमुखी लिपि हो गया गुरु अंगद। तो ऐसे कहेगा सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक हुए, जिनका जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी में मृत्यु हुआ 1539 में करतारपुर में। ये गुरु नानक साहब पहला क्या किए थे? लंगर व्यवस्था को ये सबसे पहले बनाए थे। लेकिन लंगर व्यवस्था को सुचारू कौन है? गुरु अंगद। अंगद का नाम था लाहना। गुरु अंगद के बाद हुए कौन? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास हुए। गुरु अमरदास 22 गद्दियों का स्थापना किया हुआ था गुरु अमरदास।
अमरदास के बाद कौन बना? रामदास। अमरदास के बाद रामदास बना। रामदास का बेटी थी बीबी भानी जी, जो अकबर उनसे मिले हुए थे और जमीन भी दिया हुआ था दान, 500 बीघा जमीन, जिसमें अब अमरदास के बाद कौन बने? अर्जुन देव। रामदास अमृतसर का स्थापना किया। रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। तब हरगोविंद जो सिखों को लड़ाकू बनाया। हर राय, तब हर किशन जिसकी मृत्यु चेचक से हुआ था, हाँ हर किशन हो गया। उसके बाद तेग बहादुर नौवा गुरु हुए, जिसको जहांगीर ने मरवाया। उसके बाद नहीं, तेग बहादुर अर्जुन देव को जहांगीर मरवाया था, तेग बहादुर के औरंगजेब ने मरवाया। 10वां गुरु गुरु गोविंद सिंह हुआ, जिसका जन्म यहाँ पटना साहिब में और निम्नलिखित में से हाँ सिंह और कौर जोड़ने की प्रथा यही गुरु गोविंद सिंह ने। और ये निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो समजातीय श्रेणी से कौन संबंधित नहीं है? तो CH4 हो गया, C2H6 हो गया, CH3 हो गया, ये सब एल्केन ग्रुप से संबंधित है। CnH2n+2 होता है एल्केन ग्रुप। एल्किन ग्रुप CnH2n होता है, एल्काइन CnH2n-1 होता है। 4 नंबर में C4H10 दिया हुआ है, जो एल्किन ग्रुप से संबंधित है। समजातीय पूछेगा, समजातीय माने CH2 माने दोनों में डिफरेंस करेंगे तो समजातीय निकल जाएगा। हाँ CH2 निकालेंगे तो CH2 निकालिएगा तो उससे भी जातीय निकल एल्किन है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो। समजातीय मतलब यहाँ पर, समजातीय मतलब यहाँ पर हुआ जो 3 जैसा मिल रहा है, एगो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो मतलब वो भी हो सकता है, समजातीय वो भी हो सकता है। एक अलग है वो समजातीय, उसको छाटना। चलिए अब आइए, ए फ्लाई ऑन द आरबीआई। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अल्पना खिलावला। तो ये फ्लाई ऑन द आरबीआई पुस्तक के लेखक अल्पना खिलावला है। और अरुंधति राय का पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। 1997 में चेतन भगत की पुस्तक आएगा तो हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का, जितना डिजिट से रिलेटेड है इन्हीं का। किस राज्य की मिठाई लौंगलता और लाल पेड़ा को जीआई टैग दिया है? तो उत्तर प्रदेश का लाल पेड़ा और लौंगलता को जीआई टैग दिया गया है। बिहार का कहेगा तो मिखना मखाना या मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया। जर्दालू आम जीआई टैग देने के लिए परंपरा कहेगा तो 1999 से स्टार्ट हुआ, 10 वर्षों के लिए मिलता है, लेकिन पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये जीआई टैग देता कौन है? तो WTO देता। अब ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो परिवर्ती प्रतिरोध धारा नियंत्रक कहलाता है। ये रेस्टोर का काम करता है, धारा को नियंत्रण करता। प्रतिरोध जो होता है धारा के विपरीत होता है। फिर ये किसी राज्य का लोक सेवा आयोग का कार्य निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुपयोग से, भारत के राष्ट्रपति के सम्मत से ये किसको सौंपा जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उसको हटाता है कौन? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जांच के उपरांत के तहत आर्टिकल 317। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो न्याय दर्शन कपिल। न्याय दर्शन क्या है? गौतम। सांख्य दर्शन हो जाएगा कपिल। योग दर्शन पतंजलि सही है। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। अब आइए, निम्नलिखित 4 धातु में से कौन सी उसके लवण विलयन अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित करता है? तो ऑप्शन में मैग्नीशियम है, एजी है, चांदी है, जिंक है और कॉपर है। इसमें देखना है तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर से नीचे आइएगा तो जिसका अभिक्रियाशीलता कम रहेगा उसको विस्थापित कर देगा। तो इसका क्या है ट्रिक? कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर हाई क्यू HG AG AU। तो सबसे पहले AG नीचे है तो AG क्या हो जाएगा? AG को ये सब विस्थापित कर देगा। MG ऊपर है, जिंक ऊपर है, कॉपर ऊपर। तो कैटरीना ने कार मांगी, तो कैटरीना ने कार हो गया, अभिक्रिया करता है ठंडा पानी से। मांगी क्या? गर्म पानी। मांगी गर्म पानी तो मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ। ऑल्टो जेन फरारी अभिक्रिया करता है भाप के साथ।
और ये भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कब कहाँ किया है, किससे कौन विकसित किया है? DRDO विकसित किया है। तो प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कौन किया है? DRDO। DRDO को स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था DRDO, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय आपको DRDO इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1969 को हुआ था। जो भी परीक्षण करेगा आपको चांदीपुर उड़ीसा, उड़ीसा का चांदीपुर से करता, तिरुवनंतपुरम से करता। नासा का स्थापना 1958 में हुआ था। नीरी, नाफेड, नासा 1958, लेकिन ट्राइफेड पूछ देगा तो 1987। अब संहार का संधि विच्छेद करिए, स आधा म जोड़हार, संहार हो जाएगा। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल के विवेकाधीन शक्ति की चर्चा संविधान में कहीं नहीं है। चर्चा है संविधान में 163 का 2 कहता है कि अभी अगर त्रिशंकु लोकसभा हो जाए, किसी को बहुमत न मिले, तो राज्यपाल अपना स्वविवेक शक्ति ले सकता है, या कोई मंत्रिपरिषद बहुमत में न है, वो अपना सरकार बनाना चाहता है तो उसको वो हटा सकता है। ये उसकी स्वविवेकाधीन शक्ति है। अब विवेकाधीन शक्ति के संबंध में राज्यपाल का अंतिम निर्णय है, क्योंकि वो राज्य का मुखिया है, तो अंतिम निर्णय होगा। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के संदर्भ में निर्णय को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं, न्यायालय में किसी प्रश्नगत इसको नहीं किया जाएगा, न्यायालय के दायरे में नहीं है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ ही साथ राष्ट्रपति का ये प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इनका नियुक्ति होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, तब उसको निकट दृष्टि दोष है, उल्टा होता। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तु देख सकता है? नहीं, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता है, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास के वस्तु को देख सकता है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उसको निकट दृष्टि दोष हुआ है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल। और दूर दृष्टि में क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि में निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, तो उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोनों हो तो जरा दूरदर्शिता उसको बोलते हैं, उसमें हम किस बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य था। जब इनकी 398 में इनका मृत्यु होना था, तो ये संलेखन विधि जो कहा कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाकर के अपना प्राण त्यागा था। समुद्रगुप्त कहेगा तो गुप्त वंश का 298 अच्छा 398 था। बिंदुसार मौर्य वंश के बाद बना, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बना, जिनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता। उसके बाद अशोक बना। अशोक सबसे क्या था? शक्तिशाली शासक था अशोक। पृथ्वी के परिक्रमण, ध्रुव साधा झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने ध्रुव पे झुकी हुई है कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पर पृथ्वी अपना ध्रुव पे झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है? वहां मौसम परिवर्तन। तो मौसम परिवर्तन का कारण पूछ देगा तो अपने अक्ष पे झुकाव और प्लस परिक्रमण के कारण होता है मौसम परिवर्तन। लेकिन डे नाइट परिवर्तन, दिन रात परिवर्तन कह देगा तो रोटेशन के कारण होता है। अब आइए 64 नंबर, सरकार का यह व्यय जिसमें वित्तीय दायित्व की कमी होता है तो वो क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय। तो व्यक्ति मतलब वित्तीय दायित्व को कम होता है तो पूंजीगत व्यय, जिसमें भूमि अधिग्रहण आता है, भवन निर्माण आता है, ये सब सामग्री, सार्वजनिक उपक्रम आता है, सबको किसमें रखा जाता है? पूंजीगत व्यय में रखा जाता है। और राजस्व व्यय हो गया, तो जो राजस्व का व्यय होता है वो आता है। गैर योजनागत व्यय हो गया, तो ये गैर योजनागत, बिना योजनागत का ये व्यय होता है। अब ये विद्युत परिसंचरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला तार सामान्यतः किसके लिए बना, किसको बना होता है? तो एल्युमिनियम और तांबा का बना होता है।
जैसे चांदी में सबसे ज्यादा चलकता चांदी का होता है, लेकिन वो क्या है, महंगा है, तो तांबा या एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। ऐसे सजाने के लिए कहेगा तो सबसे ज्यादा चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद एल्युमिनियम आता है, ऐसे बढ़ते जाता है। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला सरपंच, सरपंच कहाँ रहेगा, ग्राम पंचायत में रहेगा सरपंच। चेयरमैन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चेयरमैन, मेयर म्युनिसिपलिटी में मेयर रहता है। उसके बाद काउंसलर कहेगा तो ये वार्ड होता है, तो वार्ड के काउंसलर को वार्ड काउंसलर या वार्ड सदस्य कहा जाता है। भाई 67 नंबर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा नहीं है, उत्तरी अमेरिका नहीं है। जब कार्बोनिफेरस शक में पूरे पृथ्वी एक थी पंजिया, पंजिया का विघटन हुआ कार्बोनिफेरस शक में, जो आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लारेसिया कहिए, दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड कहिए। तो अंगारा लैंड में आपको उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, ये उत्तरी एशिया आ जाएगा, ये सब किसका भाग है, अंगारा लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग कहिएगा तो गोंडवाना लैंड में आपको दक्षिण अमेरिका आ जाएगा, अफ्रीका का दक्षिणी भाग आ जाएगा, भारत का दक्षिणी भारत कह देगा तो ये इसी में आता है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑस्ट्रेलिया कह देगा तो ये सब गोंडवाना लैंड का भाग है। लेकिन भारत कहेगा, भारत का दक्षिण भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, और उत्तरी भाग अंगारा लैंड का भाग है। निम्नलिखित में से किसने भोजपुरी के 8वीं सूची में डालने के लिए विधेयक तैयार किया है, रवि किशन। तो रवि किशन भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए विधेयक पेश किए हैं। भाई निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो सबसे बड़ी संसदीय समिति प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा का होते हैं, क्योंकि प्राक्कलन समिति का काम होता है बजटीय व्यय का जांच करना प्राक्कलन समिति, और बजट पे लोकसभा का अधिकार होता है, इसलिए 30 के 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। तो प्राक्कलन समिति का गठन कहेगा तो 1950 में जॉन मथाई के सिफारिश पे किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 में लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति 1921 में गठन हुआ था, 1919 के एक्ट के तहत। इसमें 22 गो सदस्य होता है, जिसमें 15 गो आपको लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। तो इसका क्या काम रहता है, तो सार्वजनिक व्यय का जांच करना। जो कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पे रखवाता है, और उसी को जांच करने के लिए लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है, जो उसका जांच करता। तो लगभग दोनों राजस्व का ही जांच करता है, इसलिए लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 गो सदस्य होता है, 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। फिर आपको याचिका समिति में अलग अलग होता है, 15 गो लोकसभा से और 10 गो राज्यसभा से। ये सब का सदस्यों की जो नामांकन कौन करता है, तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में राज्यसभा सभापति करेगा। वही आपसे पूछ देगा कौन सी समिति का संख्या बराबर होता है, तो लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब ये निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय राज्य सरकार का कार्य में नहीं आता है, तो स्थानीय सरकार का कार्य मतलब किसको, पंचायती राज हो गया। तो पंचायती राज में के गो विषय है, 29 गो विषय है। अब 29 गो में से लोक स्वास्थ्य है, सफाई है, सार्वजनिक उपयोग की सेवा है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ये राज्य सरकार का काम है, जो पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो ये राज्य सूची का विषय। अब ये विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था कौन सा देश में है, तो भारत में विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, 1904 में प्रथम सहकारी संस्था लॉर्ड कर्जन के काल में लाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। कालीबंगा, कालीबंगा का खोज कब हुआ था, 1953 में। बीके लाल मतलब बरजवसी लाल और बीके थापर दोनों मिलकर किया हुआ था। कालीबंगा से क्या क्या, जोते हुए खेत, अलंकृत फर्श, अग्निवेदिया का प्रमाण मिलता है। ऊंट का हड्डी भी कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की घर घर चूड़ी। जो कालीबंगा घघर नदी के किनारे है, जो राजस्थान में है। ये बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ से मिला था, तो लोथल से मिला था बंदरगाह आपको, गुजरात में लोथल, भोगवा नदी के किनारे, जिसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। रेसे किसमें अनुपस्थित रहता है, तो रेसे आपका अनुपस्थित रहेगा द्वितीयक जाइलम में।
पहला फ्लोएम, प्रथम फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम या द्वितीयक फ्लोएम में भी आपको क्या रहता है, तो ये रेशा उपस्थित रहेगा, बाकी आपको द्वितीय जाइलम में कहेगा तो इसमें क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। जाइलम किसका परिवहन करता है, तो जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा होता है। फिर गैस कहेगा तो गैस डिफ्यूजन विधि द्वारा होता है। अब फ्लोएम क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है, जो द्विदिशीय होता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होता है। वही 74 नंबर, किस राज्य सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है 13 जून 2024 को। अगला 75 नंबर, किसी पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो किसी पिंड में संवेग की परिवर्तन की दर आरोपित बल कहलाता है। जैसे संवेग में परिवर्तन तो P बराबर क्या होता है, mv होता है। तो mv मतलब संवेग में परिवर्तन, तो v में आप परिवर्तन करिएगा तो किसके आरोपित, तो बल के समानुपाती हो जाता है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के जगह पे इस v को चेंज करिए, संवेग। अब ये बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य है, मतलब कौवा स्थान है, तो 12वां स्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से इसका 12वां स्थान है। जनसंख्या के दृष्टि से कहेगा तो तीसरा स्थान है बिहार का स्थान। तो क्षेत्रफल कितना है, 94,163 क्षेत्रफल है इसका। जो आपको उत्तर से दक्षिण कहेगा तो 345 है, और पूरब से पश्चिम कहेगा तो 483, मतलब पूरब से पश्चिम लंबाई इसका ज्यादा है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर बिहार का सबसे बड़ा जिला कह देगा क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा कह देगा तो आपको शेखपुरा हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कह देगा तो आपको पटना हो जाएगा। समास किसका मेल होता है, तो शब्दों का मेल होता है समास। दो से शब्दों के मेल से बनता है समास। अब जनहित याचिका की व्यवस्था भारत में कैसे प्रारंभ की जाती है, तो न्यायिक पहल के द्वारा। जनहित याचिका कब आया था, पील आया था कब, 1986 में पीएन भगवती के समय आया हुआ, 85-86 में। जब आएगी तो उसमें 17 नंबर के मुख्य न्यायाधीश, 17वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती। इसके पहले वो गुजरात की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। गुजरात का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती, गुजरात का पहला। अब आइए 79 नंबर पढ़िए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 या 65। अब देखिए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी होने के 6 माह के अंदर अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के लिए आवश्यक है। 6 माह नहीं, वो 2 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगता है तो 2 माह के अंदर लोकसभा से अनुमति मिलनी चाहिए। अगर संसद, अगर लोकसभा सत्र में न हो तो राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, तो राज्यसभा से 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। फिर नई लोकसभा के गठन हो तो उसको 1 महीना के बाद मतलब उसकी मंजूरी मिल जानी चाहिए। अगर ऐसे मंजूरी मिल गया तो आगे 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। ऐसे मंजूरी मिलते रहा तो अधिकतम 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता। फिर अगला पढ़िए, संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। मतलब कह रहा है संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति मिलने के पश्चात राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। आगे पढ़िए, संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से राष्ट्रपति शासन अनंत समय के लिए लागू रहता है, नहीं, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लागू रहता है। राष्ट्रीय आपात या वित्तीय आपात कह देगा तो आपको अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है। 4 नंबर, संविधान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति सर्वप्रथम पेप्सू पे लगाया गया था। ठीक है, पेप्सू एक्ट पंजाब में लगाया गया था 1951 में। भागवा मंत्री परिषद के विरुद्ध सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। राष्ट्रपति शासन का आर्टिकल पूछे तो 356 भी है और 365 भी है। 356 में जब राज्यपाल का प्रतिवेदन मिलेगा या राज असंवैधानिक ढंग से काम कर रहा होगा 356 लगेगा। 365 केंद्र कोई कानून बनाया, उस कानून के अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा हो तो आर्टिकल 365 लागू होगा। 355 जो है राज्य में अगर असंवैधानिक होता है तो पहले सैनिक भेज करके उसको सुलझाया जाता है।
नहीं तो 356 लागू होता। अब आइए 80 मुख्यमंत्री बहन बेटी डी है, डी उसका 79 का डी है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना किस राज्य ने शुरू किया था? झारखंड ने। उसमें क्या है तो 25 से लेकर 50 वर्ष की महिला को 1000 रुपए की महीना दी जाएगी। अब आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 81 नंबर जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय में आपको पुलिस और लोकसभा राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। फिर आपको अंतरिक्ष अनुसंधान कह दे या IT सेक्टर कह दे, ये सब कौन सूची का विषय है? तो आपको अपशिष्ट सूची का विषय है। जो संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची में न आए वो अपशिष्ट सूची का विषय है। इसको 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है। संघ सूची कहेगा तो अभी वर्तमान में 100 गो है। राज्य सूची कहेगा तो 66 से 61 कर दिया गया और समवर्ती सूची कहेगा तो 47 से 52 कर दिया गया। जब 1935 का एक्ट आया था उसमें संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची का कहेगा तो संघ सूची के गो था 59 गो था, राज्य सूची 54 गो था और समवर्ती सूची आपको 36 गो था। अब निम्नलिखित में से अब अगला क्वेश्चन आइए। स्वर्ण द्वार का नगर किसको कहा जाता है? तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। ऑप्शन में मुंबई है तो मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हाँ, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किए हुए थे 1913 में। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगा हुआ है? तो भारत का 9 राज्य है तट रेखा से लगा हुआ है। जो आपको पूर्वी तट में कहेगा तो 5 राज्य है। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। तो सबसे ज्यादा कहेगा पश्चिमी तट तो गुजरात सीमा बनाता है। पूर्वी तट का बात करेगा तो 4 गो राज्य, पहले पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु हो गया। अगर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में कहेगा सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है तो आंध्र प्रदेश। ऐसे तट रेखा की लंबाई अगर पूछेगा टोटल तो आपको 6100 किलोमीटर है और द्वीप सहित पूछेगा तो 7500 किलोमीटर है और पूरा स्थल भाग पूछेगा तो 15200 है। टोटल मिलाइएगा तो 22700 कुछ बनता। अब आइए आगे 85 नंबर विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने किया था। जब उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था तो 1336 में हरिहर और बुका ने संगम राज्य की स्थापना किया हुआ था। उसका गुरु राज्य विद्यारण्य की इस आशीर्वाद से। फिर ऑप्शन ए में है तुलुक वंश। तुलुक वंश का स्थापना वीर नरसिंह ने किया हुआ था। सालुक वंश का सालुक नरसिंह और बाद में बचता अराबिडु। अराबिडु वंश का तिरुमल, तिरुमल किया हुआ था। पेनुकुंडा का राजधानी बनाकर तिरुमल वहां शासन किया हुआ था। और आपको ये कृष्णदेवराय कौन वंश से थे? तुलुक वंश। अब आइए 86 लोकसभा कार्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा का कार्यकाल तो किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो आपातकालीन शक्ति में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 माह तक के लिए नहीं, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यही आपका सही है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो बढ़ाया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 वर्ष का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। फिर आइए 87 ये नारेशन है। सिलेक्ट द करेक्ट नारेशन बनाइए। तो मदर सेड डैड टू मी एंजॉय योर वेकेशन विथ योर फ्रेंड। तो ये सेड टू मी बदल जाएगा टोल्ड मी और टू हो जाएगा एंजॉय माई वेकेशन विथ माई फ्रेंड। अब आइए आगे 88 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पे मनाते हैं। फिर 30 जून दिया है तो संसदीय दिवस 30 जून को। 14 जून को रक्तदान दिवस। ऑप्शन डी में 1 जून को दूध दिवस मनाया जाता है। अब आइए 2024 में कौन सा अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से किससे सम्मानित किया गया? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है।
तो प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला व्यक्ति कहेगा ओलंपिक में, तो अभिनव बिंद्रा थे, 2008 में जीते हुए थे बीजिंग ओलंपिक में। वो एयर पिस्टल से संबंधित 10 मीटर एयर पिस्टल। वही 90 नंबर, भारत का संविधान संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का संविधान संघ राज्यों के एकल संविधान है, बात सही है, संघ राज्यों में एकल संविधान है भारत का। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्व था नहीं, कानून विशेषज्ञों की प्रभुत्व नहीं था। अब इसमें विभिन्न देशों के रियासतों में प्रचलित कानूनों ने स्थान लिया था, तो विभिन्न देशों के रियासतों में प्रचलित कानूनों ने स्थान इसमें लिया था, सब लिया था। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव रहा, क्योंकि इसमें 1935 के एक्ट से भारत का 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद डायरेक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब परागकण की आंतरिक भित्ति को क्या कहा जाता है? तो इंटाइन आंतरिक भित्ति को और बाहरी भित्ति को एक्साइन कहा जाता है। अब आइए 92 नंबर, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए हुए थे। 1921 में शांति निकेतन में स्थापना हुआ था विश्व भारती का स्थापना 1921 में। शांति निकेतन को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1941वां शामिल किया गया शांति निकेतन को, और 42वां होयसल को, 40वां कहेगा तो धौलावीरा को, 39वां रामप्पा को, और 43वां हो गया किसको? असम का। ऑप्शन ए में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? 1828 में। ऑप्शन 2 में बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग का स्थापना 1916 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था कब? 1897 में। अब ये 93, भारत में कृषि वर्ष कब से कब तक माना जाता है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक भारत का कृषि वर्ष माना जाता है। वह उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है? तो उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम कहता है जब दो निकाय किसी तीसरे निकाय के तापीय साम्य में आता है तो तीसरा निकाय भी ताप में बदल जाता है। ये उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम कहता है। तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा एक से दूसरा रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा तो ना तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं आप बना सकते, एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। दूसरा नियम वही कहता है कि ऊर्जा पूर्णतः परिवर्तित नहीं होता। तीसरा नियम कहता है कि कोई भी आप पदार्थ को 0 डिग्री केल्विन पर रखिएगा तो उसकी सारी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। बताते हैं जैसे उष्मा गति पूछेगा ना, 3 गो नियम होता है। पहले हम ताप देंगे किसी को, ताप देंगे तो उसको ऊर्जा आएगा तो लास्ट में क्या? उष्मा देगा। या फिर ताप ऊर्जा उष्मा, तो ताप ऊर्जा उष्मा तीनों से संबंधित। अब आइए 95, किस वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया? तो 2024 का कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ किस राज्य को पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दिया गया। सबसे पहले कृषि के दर्जा देने वाले 1897 में महाराष्ट्र है। हाँ, महाराष्ट्र कृषि को दर्जा दिया था 97 में। सोलेमन द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो होनियारा। सोलेमन द्वीप समूह का राजधानी होनियारा है। ऑप्शन ए में है कोडेरो। तो कोलंबिया की राजधानी होता है क्या? कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा। यारेन किसका राजधानी है? नारू का राजधानी है यारेन। ये पीछा किसका राजधानी है? तो पश्चिमी सिमोआ का। ये अलग अलग दिया हुआ। अब भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? तो शहरीकृत कहेगा तो आपको नगरीकृत राज्य गोवा हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से कहेगा सर्वाधिक शहरी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगर सर्वाधिक गांव का परसेंटेज पूछ देगा तो ग्रामीण का हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण है। सेकेंड नंबर पे आता है आपको बिहार। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 में हुआ था, जो सालबाई के संधि के तहत खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 5 हुआ था, जिसमें बेसिन की संधि 2 में हुआ था। 3 में आपका किसका संधि हुआ था? अर्जुनमंद गांव का संधि हुआ था। ये सब संधि के तहत खत्म हुआ था। अब फिर कहेगा तीसरा, तो तीसरा कब हुआ था?
17 से 19, 1817 से 19, जिस समय बाजीराव द्वितीय था, लास्ट उसको परास्त किया और उसको बिथुर भेज दिया कानपुर पेंशन दे करके। अब आइए सलिम्बम, किस राज्य की प्रमुख युद्ध कला है सबिम्बम? तो तमिलनाडु का है सबिम्बम। मणिपुर का थांगता देता है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अब आइए, भारत की गांधार शैली किसके शासन काल में विकसित हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में गांधार शैली विकसित हुआ। चतुर्थ बौद्ध संस्कृति कहेगा तो कनिष्क के काल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अशोक घोष किए हुए थे। सिल्क मार्ग पर सबसे ज्यादा मतलब प्रभुत्व था तो कनिष्की का ही था। हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन कहेगा तो 630 ईस्वी में 5वीं बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ह्वेनसांग भी वहां उपस्थित था। अशोक कहेगा तो अशोक के समय तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था, जिसमें तीसरा बौद्ध संगीति में विनय पिटक की रचना किया गया था। लेकिन बुद्ध का कहेगा प्रथम मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो मथुरा कला में बनाई गई थी, लेकिन सर्वाधिक पूछेगा तो गांधार कला शैली में। जो गांधार कला शैली है यह भारतीय और यूनानी शैली का क्या है? मिक्सर है। इसका सबसे ज्यादा विकसित गांधार क्षेत्र में हुआ। तो 100 क्वेश्चन का सेट का डिस्कशन हो गया। अब कल भी आगे भी सेट का डिस्कशन होगा। पहला पेज देख लीजिए, ये ईडीएन का है। चलिए, कल अब बिहार एसएससी का सेट का डिस्कशन होगा। ये आपको MWF में होगा दरोगा का, और TTS में बिहार एसएससी का सेट का डिस्कशन होगा।